हेलो एंड वेलकम टू जियोग्राफी नाउ। आज हम बात करने वाले हैं एंगोला के बारे में। दुनिया के सबसे महंगे शहर वाले देश में आपका स्वागत है। एट फर्स्ट लेट्स डाइसेक्ट द फ्लैग। एंगोला का फ्लैग बहुत पेचीदा है क्योंकि यह उन कुछ देशों में से एक है जिनका फ्लैग किसी दूसरे फ्लैग की नकल करने की कोशिश करता है। कलर है ब्लैक और रेड। ब्लैक रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को और रेड रिप्रेजेंट करता है, आप गेस कर सकते हैं, ब्लड ऑफ दोस हु फॉट फॉर एंगोला। और बीच में है एंगोलन एम्बलम। एम्बलम आधा कॉगविल के साथ एक मशीटी है जिन्हें इस तरह से पोजीशन किया गया है कि ये कुछ हद तक फॉर्मर यूएसएसआर के हैमर और शिकल वाले फ्लैग की नकल करता है। मशीटी रिप्रेजेंट करता है पीजेंट्री यानी किसान और एग्रीकल्चर को। हाफ कॉगविल रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्री को। सबसे ऊपर का ये स्टार देश की प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है और पूरा एम्बलम येलो कलर में प्रिंटेड है जो कि नेशन की वेल्थ को दर्शाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों एंगोलन फ्लैग फॉर्मर सोवियत यूनियन की फ्लैग की नकल कर रहा है, तो हम इसे थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी की। अपने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के हिसाब से एंगोला अफ्रीका के साउदर्न पार्ट के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है, बॉर्डर्ड बाय 4 अदर कंट्रीज़। आपको लग सकता है कि एंगोला सिर्फ 3 देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हाउएवर नॉर्थ में ये एक स्मॉल प्रोविंस है, नाम है कबिंडा। इंडियन स्टेट सिक्किम से आकार में थोड़ा सा बड़ा लैंड का ये छोटा सा टुकड़ा एंगोला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एंगोला के ऑयल रिजर्व की 60% से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस और कंटेन करता है। अब ये छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से टच होता है, जो चौथा देश है जो टेक्निकली एंगोला के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब अल्बेनिया की तरह, जो कि मैंने कुछ हफ्ते पहले बनाया था, एंगोला भी एक कोस्टल कंट्री है, लेकिन इसके पास भी ज़्यादा कोस्टल आइलैंड्स नहीं है। इनफैक्ट यहाँ सिर्फ 2 आइलैंड्स है। क्वांडा आइलैंड इन द नॉर्थ, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के हिसाब से ऑपरेट करता है। ये एंगोला की ऑयल कंपनीज़ की लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करता है। दूसरा है बाया दोस तिग्रेस, जो कि हमेशा से एक आइलैंड नहीं था, ये कभी एक पेनिनसुला हुआ करता था। ये मेनलैंड से कनेक्टेड था एक छोटा सा इस्थमस यानी संयोगकारी भूमि के टुकड़े के जरिए। हाउएवर 70s के दशक में समुंदर इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सिर्फ एक वाटर पाइपलाइन जो इस आइलैंड में बसे एकमात्र टाउन तिग्रेस को वाटर सप्लाई करता था। टिग्रेस एक फिशर टाउन हुआ करता था। हाउएवर वो एक वाटर पाइपलाइन डिस्ट्रॉय होने के बाद ऑलमोस्ट ओवरनाइट पूरा शहर खाली हो गया और अभी बायादोस तिग्रेस एक गोस्ट टाउन है। एंगोला की कैपिटल है लुआंडा, जो कि अफ्रीकन आर्किटेक्चर का एक चमत्कार है। ज़्यादातर तेल उद्योग के पैसों से बनाया गया है, जिससे एंगोला फल फूल रहा है। इनके डेली यूजेस की ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट किए जाते हैं। यही वजह है कि सब कुछ यहाँ इतना एक्सपेंसिव है। एक टिपिकल सैंडविच $26 तक हो सकता है। एक जोड़ी जीन्स $240 तक हो सकता है। एंगोला में काफ़ी अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स देखने को मिलता है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ट्रॉपिकल जंगल और रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। सेंट्रल एरिया में फ्लैट प्लेट्यूज और सवानास देखने को मिलेगा। आगे वेस्ट में ड्राई हिल्स और माउंटेन्स, और कोस्ट के साथ जितनी साउथ में जाएंगे यहाँ डेजर्ट लैंड और ड्राई एर्ड लैंडस्केप्स देखने को मिलता है। अगर आप ईस्ट की तरफ मेक्सिको प्रोविंस में नज़र डालें तो सैटेलाइट इमेजेस को देखने पर यहाँ पर कुछ पत्तों के आकार के पैटर्न्स देखने को मिलता है, जो असल में बहुत जटिल और वाइडली डिस्प्रेस्ड रिवर सिस्टम है, जो दिखने में लीफ के आकार जैसा लगता है। अगर इस जगह की सैटेलाइट इमेजेस को जूम करके देखा जाए तो आपको यहाँ नेटिव ट्राइबल टाउन्स दिखेगा, जो अनचार्टेड है और मैप में भी मार्क्ड नहीं है। यहाँ पर लोग अभी भी कच्ची झोपड़ी और घास के बने हुए छत वाले घरों में रह रहे हैं। अब अंगोला की ज़मीन रिसोर्सेज से भरपूर है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली पोर्तुगीज़ कॉलोनाइजेशन के दौरान यहाँ गेहूँ छोड़कर हर तरह की फसलों का उत्पादन होता था और ये बहुत बड़ा सेक्टर था कॉफ़ी, बनाना और मेज़ एक्सपोर्ट का। हाउएवर अभी के टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत कम हो गया है। इनफैक्ट ये 70s के दशक में जितना कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता था, अभी ये उसका सिर्फ 1% प्रोड्यूस करता है। प्रॉब्लम ये है कि अंगोला एक सिविल वॉर से गुजर चुका है। सिविल वॉर के दौरान आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें। इससे एग्रीकल्चर स्लो डाउन हो जाता है या फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑल्सो कीप इन माइंड, हर जगह लैंडमाइन बिछे हुए हैं। हालांकि ये देश जितना हो सके उतनी अच्छी कमबैक करने की कोशिश कर रहा है। आज तक कुल एक्सपोर्ट्स की 95% से ज़्यादा आता है तेल से। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्यों एंगोला एक सिविल वॉर से गुजर चुका है।
यहाँ क्या हो रहा है? वेल, इसे हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक्स में। अभी तक कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के हिसाब से अंगोला की पॉपुलेशन है अबाउट 33 मिलियन और यहाँ 3 मेन पीपल ग्रुप्स है, द ओविम्बुंदू, द अम्बुंदू एंड द बाकुंगू। और भी माइनॉरिटी ग्रुप्स मौजूद है जो बाकी के पॉपुलेशन को कंप्लीट करता है, जैसे कि ओवाम्बो, द चोकवे एंड द किंदोंगा पीपल। लगभग 2% पॉपुलेशन मेस्तीजो यानी मिक्स्ड है बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। 1% पॉपुलेशन यूरोपियन है, मोस्टली पोर्तुगीज, और सरप्राइजिंगली 1% पॉपुलेशन चाइनीज़ है। पिछले कुछ दशकों से बिजनेस के लिए अंगोला में चाइनीज़ इमिग्रेंट्स की नंबर काफ़ी बढ़ गया है। ये एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव है क्योंकि सिर्फ कुछ दशक पहले 1975 तक चीन के साथ अंगोला का कोई संबंध नहीं था। जो भी हो, अंगोला की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज़, क्योंकि अंगोला 1975 तक लगभग 400 सालों तक पोर्तुगीज़ उपनिवेश बना रहा। जब फ्रेंड जोन की बात आता है तो अंगोला इसमें उतना अच्छा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक सिविल वॉर से गुजर चुका है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कुछ हद तक कोरियन और वियतनाम वॉर की तरह है, क्योंकि यहाँ भी एक प्रॉक्सी वॉर हुआ था। देश का एक बड़ा सा हिस्सा जिससे अफेक्टेड हुआ था। कोल्ड वॉर के दौरान यहाँ एक साइड में सोवियट्स, वही दूसरे साइड में थे वेस्टर्न अलाइंसेस। हाउएवर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस युद्ध में चाइना एक्चुअली सोवियत के अगेंस्ट लड़े थे। MPLA यानी सोवियट्स ने लड़ाई जीते, जिससे क्रिएशन हुआ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ अंगोला की। जो भी हो, 90s के दशक में अंगोला ने कम्युनिज्म को ड्रॉप करके US और वेस्टर्न फ्रेंडली गवर्नमेंट स्टाइल को अडॉप्ट किया है। लेकिन अभी भी अंगोला फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है। और जबकि इसने कम्युनिज्म और आइडियोलॉजी को ड्रॉप किया है, इसने प्रोग्रेसिवली वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और US के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं, जबकि इन्होंने सालों तक इनके खिलाफ युद्ध लड़ा है। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के साथ अंगोला की रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव्ड हुआ है, बोथ डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली। इनफैक्ट अभी के टाइम पे अंगोला ने चाइना को ऑयल एक्सपोर्ट करने में सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया है। बदले में चाइना ने अंगोला में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट चाइना ने यहाँ एक कंप्लीट नेबरहुड बनाया है, नाम है नोवा किदादे दी कलिम्बा। लुआंडा शहर के साउथ में ये 750 अपार्टमेंट वाला कॉम्प्लेक्सेस है। अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं था, अपार्टमेंट बहुत एक्सपेंसिव था, जिसकी वजह है कि सिर्फ 10% एरिया ऑक्यूपाइड है, बाकी का गोस्ट टाउन है। अब अगर बेस्ट फ्रेंड की बात करें तो अंगोला ब्राज़ील और पुर्तगाल को बेस्ट फ्रेंड्स के तौर पर कंसिडर करता है। हालांकि पुर्तगाल यहाँ कुछ 400 सालों तक राज किया है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद ये आपस में अच्छे रिलेशंस शेयर करता है। ब्राज़ील, जो कि एक पोर्तुगीज़ कॉलोनी हुआ करता था, ना सिर्फ ये एक लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी शेयर करता है, बल्कि ये आपस में एक बिजनेस सेक्टर भी शेयर करता है। इसके अलावा ब्राज़ील की ब्लैक कम्युनिटी का एक बड़ा सा भाग अंगोलन है, जिन्हें पोर्तुगीज़ स्लेव ट्रेड के दौरान ब्राज़ील में लाया गया था। ऑल्सो मोज़ाम्बिक के साथ ये अच्छे रिलेशन शेयर करता है। इन द एंड पिछले 40 सालों में अंगोला ने अपने इतिहास में होने वाले सबसे ज़्यादा बदलाव देखे हैं। स्टे ट्यून्ड, एंटीगुआ एंड बारबुडा आर कमिंग अप नेक्स्ट।